देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन। और बिलियन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। देखिए, बिलियन एकदम सिंपल सी भाषा है कि ये एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें मैं डाल देता हूँ 1 चम्मच शक्कर। पानी भरा हुआ है, इसमें क्या डाल दिया मैंने? शक्कर। शक्कर इसमें घुल के तैयार हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? बिलियन कहलाएगा। यानी समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें जो पहले से पानी है, उस पानी को हम क्या नाम दे रहे हैं? उस पानी को नाम दे रहे हैं विलायक। और जो चीज घोली जा रही है उसे क्या कहते हैं? विलेय। जो घुल के तैयार हो जाता है उसे बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन। आ रही बात बात समझ में? अब ये कि विलय क्या और विलायक क्या, तो भाई जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? वो विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? पानी। शक्कर से मतलब नहीं है कि पानी है तो घुल रहा है पानी में। भाई जो ज्यादा होगा वो विलायक होगा, जो कम होगा वो विलेय होगा। और जो मटेरियल बन के तैयार होगा वो क्या होगा? विलयन होगा। ठीक है। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। समांग से तात्पर्य यह है कि उसमें जो कण हैं, उसके जो कण हैं वो पूरी तरीके से क्या है? घुल जाएं। ठीक है। अर्थात विलयन का संगठन एक रूप होता है। जैसे एक रूप से मेरे मतलब, मैंने कहा पानी अगर शक्कर में घुल जाए, पानी में अगर शक्कर घुल जाएगी तो पानी में शक्कर को अलग से देख पाना संभव नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? पानी में नमक घोल दिया, दोनों दो जिस्म एक जान हो गए, मिल गए, बिल्कुल एक रूप हो गया। क्या हो गया? एक रूप। जैसे नमक के जल में घुलने पर नमक का विलयन बनता है, इसी प्रकार कॉपर सल्फेट और अमोनिया क्लोराइड के घुलने से क्रमशः कॉपर सल्फेट व अमोनियम क्लोराइड के जल में विलयन बनते हैं। यानी देखिए, कॉपर सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड के जल में घुलने से क्रमशः क्या बनता है? कॉपर सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड के जल में विलयन बनते हैं। टिंचर आयोडीन के जल में, टिंचर आयोडीन के जल में विलेय और अल्कोहल विलायक का विलयन है। टिंचर भी जो होता है वो क्या होता है? आयोडीन के जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। विलेय का मतलब क्या होता है? घुल जाता है। और अल्कोहल विलायक का विलयन है। अल्कोहल भी क्या हो जाता है? जल में घुल जाता है। ठीक है। तो ये हम क्या कह रहे हैं भाई, समझ में आ गया आपको? विलयन क्या होता है? जब एक विलेय और विलायक मिलकर विलयन तैयार करते हैं। ठीक है। तो विलायक क्या है भैया? जब किसी पदार्थ को द्रव में घोला जाता है तो उस द्रव को विलायक कहते हैं। विलयन में घुल्य कण परिक्षिप्त कण कहलाते हैं। जो कण घुले हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त कण। H2O यानी क्या? जल सार्वत्रिक विलायक है। यानी पानी जो होता है वो सबको अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। जब दो विलयन का परासरण दाब समान होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। क्या कहा जाता है? विलय के जो विलय क्या होता है, तो हमने कहा जो घुलने वाला मटेरियल होता है, जो घुलने हुआ है, या उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। जो घुलता है, जैसे कि शक्कर है, जैसे कि नमक है, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन का बनाता है वह घुल्य, घुल्य भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? विलय। विलय भी कह सकते हैं। विलय कहलाता है किसी विलयन में घुल्य के कण क्या कहलाते हैं? परिक्षेपित कण कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है? नमक, आयोडीन क्लोराइड, कॉपर सल्फेट क्या है? विलेय है। विलेय मतलब समझ रहे हो? घुलते हैं। सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। नमक पानी में घुल जाता है, या अमोनियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट, ये सब क्या है? विलेय हैं। ठीक है। जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। जो अधिक मात्रा में उसे क्या कहते हैं? विलायक। ठीक है। अधिकांश विलेय ठोस होते हैं, शक्कर है, नमक है, या लेकिन गैस और द्रव भी क्या है? विलेय विलेय हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, आपने देखा है कभी कोल्ड ड्रिंक्स देखा है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस घुली रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, हम पीते हैं तो हमारी जीभ झंझनाती है, झंझनाती है, जीभ में कांटे से लग जाते हैं। वो काय की वजह से लगते हैं? बियर में, सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या कौन सी गैस घुली होती है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला जाता है। ठीक है। तो हमने ये भी कह दिया कि भाई गैस और द्रव भी क्या है? विलेय हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बियर में, कोल्ड ड्रिंक्स में घोल दिया, या मैंने कहा कोई जैसे मान लीजिए
अब पानी में हमने अल्कोहल घोल दिया, तो अल्कोहल क्या है? द्रव है। यानी कि द्रव और गैसें भी विलय हो सकती हैं, पर सामान्यतः क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है। जैसे अल्कोहल कैसा है? द्रव है, और जल में घुलकर क्या बनाता है? विलयन बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, और जल में घुलकर क्या बनाती है? सोडा वाटर बनाती है। नमक, शक्कर, ये सब क्या है? ठोस है। लेकिन अल्कोहल क्या है? द्रव है, वो भी पानी में घुल जाता है। CO2 क्या है? गैस है, वो भी पानी में घुल जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स में, शीत पेय, कोल्ड ड्रिंक्स शीत पेय हिंदी में जिन्हें कहते हैं, या फिर सोडा वाटर या बियर, जो कुछ भी हो, उन सब में क्या होता है? CO2 गैस। जहां पर भी जीव झंझना, समझ जाओ क्या है? CO2 गैस। अब विलयन के गुण। विलयन में अब मैंने कहा कि जो हम द्रव में घोल रहे हैं मटेरियल, उसके कणों के आकार पर, क्या आकार पर? कणों के आकार। विलयन के कणों का व्यास 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्रम में होता है। 10⁻⁸ का मतलब क्या है? कि इतने ही जीरो और लगे हैं, लेकिन चूंकि काय में है? माइनस में है, तो 10 का बटे कितना हो जाएगा? 8 जीरो और लगा दो। समझ गए? माइनस में मतलब इतना छोटा कण है, जितनी ज्यादा घात बढ़ती जाएगी कण उतना ही छोटा होता जाएगा। क्योंकि ये ऐसा उल्टा क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनस में है, क्योंकि क्या है? ठीक है। विलयन के घटकों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि पानी में मैंने शक्कर घोल दी, तो क्या मैं उसे चम्मच छन्नी में छान के अलग कर सकता हूं क्या? नमक को पानी में एक बार घोल के अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं जमते हैं। जैसे आप मट्टी घोल दो अपन, तो मट्टी नीचे बैठ जाती है, लेकिन आप शक्कर को घोल दो पानी में, तो शक्कर क्या नीचे बैठेगी क्या? नमक नीचे बैठेगा क्या? नहीं, वो तो हमेशा के लिए घुल गया। ठीक है, वो कभी भी नीचे नहीं बैठते। अब देखिए, विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त विलयन और दूसरा असंतृप्त। जिनकी इंग्लिश है वो यही पढ़ लेना, ठीक है? किसी को दिक्कत आ रही हो, संतृप्त असंतृप्त विलयन बता दूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, इस गिलास में हमने भरा हुआ है पानी, और इसमें मैं आपसे ये कह दूं कि जो है इस पूरे गिलास में हाईएस्ट मैं 10 चम्मच क्या घोल सकता हूं? शक्कर घोल सकता हूं। ठीक है। और मैंने इसमें घोली कितनी है? अभी केवल 2 चम्मच। क्या कितनी घोली है? 2 चम्मच। तो अभी इसमें 8 चम्मच और घोल सकते हैं। इसलिए इस विलयन को मैं क्या कहूंगा? असंतृप्त। क्या कहूंगा? समझ रहे हो? क्योंकि इसमें अभी घुलने की और संभावना है, तो ये क्या कहलाएगा? असंतृप्त। अगर मैंने कहा कि इसमें 10 चम्मच घुल सकती थी और मैंने 10 ही चम्मचों को घोल दिया है शक्कर, 10 चम्मच शक्कर घुल सकती थी, 10 चम्मच शक्कर मैंने पूरी डाल दी, तो इसे कहेंगे हम संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? और यदि इसमें 10 घोल सकती थी, मैंने 12 चम्मच घोल दी, 2 चम्मच और एक्स्ट्रा डाल दी, तो क्या कहलाएगा? वो अति संतृप्त। क्या कहलाएगा? आप 4 रोटी खाते हो, 2 रोटी खाई थी तो आप भूखे हो, 4 खा लें तो अफर गए, और 5 खा लें तो नाक नौड़स गए। सीधी सी बात, बाहर ईटे फिरेंगी फिर भी, है ना? वही सिस्टम है कि असंतृप्त, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। मतलब कम है, संतृप्त माने कंप्लीट है, अति संतृप्त मतलब ज्यादा हो गया है। ठीक है, सही में आई मेरी बात आपको? लेकिन याद रहे, इसमें ताप नहीं बढ़ा सकते। नहीं, जैसे मैंने कहा कि साहब 1 गिलास पानी था, ठंडा पानी था, उसमें मैंने 4 चम्मच 10 चम्मच शक्कर घोल दी, लेकिन उसको अगर हम चूल्हे पर रख दूंगा, तो आप जान रहे हो उसमें हम और भी शक्कर घोल सकते हैं, क्योंकि शक्कर पिघल जाएगी, चाशनी बन जाएगी। समझ में आ रही बात मेरी? ताप बढ़ाने पर विलय की मात्रा और ज्यादा घुल जाएगी। दाब का भी प्रभाव पड़ता है विलयन पर, इसलिए ताप और दाब को कैसे रखेंगे? हम निश्चित रखेंगे, है ना? ताप और दाब कैसा है? एक ही हो, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन, जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर, उसी ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता। ताप नहीं बदला हमने और अधिक मात्रा घुल सकती है अभी, तो कैसा कहलाएगा? वो असंतृप्त। क्या कहलाएगा? ठीक है। और यदि हमने कहा अब नहीं घुला, मतलब पर्याप्त जितना घुल सकता था उतना घोल दिया है, तो क्या कहलाएगा? वो संतृप्त। किसी निश्चित ताप पर बना विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली है, क्या कह रहे हैं? अधिकतम मात्रा घुली है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और क्या कह रहे हैं?
अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? अति संतृप्त विलयन वो है कि जब अधिकतम से भी ज्यादा, वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, उसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। उसे क्या कहा जाता है? अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विलेयता क्या होती है? विलेयता, भाई विलेयता एक भाववाचक शब्द है। क्या शब्द है? भाववाचक शब्द है। भाई कितनी विलेयता, क्या कह रहे हैं कि जब किसी विशिष्ट ताप और दाब पर विलायक में किसी विलेय को घुलने वाली अधिकतम मात्रा को उस विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप और दाब पर उस विलेय का उस विलायक में विलेयता कहलाती। सरल सी बात है कि भाई कोई एक ताप है, उस ताप पर हम किसी एक गिलास पानी में 10 चम्मच शक्कर घोल सकते हैं, वही उसकी क्या है? विलेयता है। एक बार फिर पढ़ लिए, किसी विशिष्ट ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर पर विलायक माने कोई जल वगैरह, किसी विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा मतलब 10 चम्मच शक्कर, किसी विलेय, विलेय माने क्या? शक्कर, अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, वो कितनी कर रही है? 10 चम्मच, उस ताप और दाब पर उस विलेय का उस विलायक में विलेयता कहलाती। समझ में आ गई? यानी आप सरल सी भाषा में समझ लो, जो संतृप्त विलयन होता है वही उसकी क्या होती है? विलेयता होती। इसे कैसे ज्ञात करेंगे? इसका एक सूत्र है, विलेयता बराबर, सूत्र क्या होता है? विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा इंटू 100, है ना। जैसे हमने कहा साहब 10 चम्मच शक्कर है और हमने कहा साहब 100 ग्राम पानी है इंटू 100, इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या हो जाएगी? विलेयता। ठीक है, अधिकतम मात्रा जितनी पानी, जितनी उस जल में या विलायक में घुल सकती है, लेकिन ताप और दाब कैसा होना चाहिए? निश्चित है। अब विलेयता पर दाब का प्रभाव, क्या का प्रभाव? दाब माने प्रेशर। तो ये तो तुम समझ रहे हो, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अभी आप 10 चम्मच घोल पा रहे थे, उस पर रख दोगे चूल्हे पे तो 15 चम्मच 20 चम्मच घोल सकते हो, भले आप पानी मत बढ़ाओ, पानी वही रहे, क्योंकि ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। किसी द्रव में ठोस की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव अधिक पड़ता है। देखो मैंने अगर पानी में शक्कर घोल रहा हूँ, दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचो कि गैस को आप आराम से घोल रहे हो काय में, पानी में, तो वो आराम से नहीं घुलेगी। लेकिन अगर तुम उसे प्रेशर से घोल दो, दाब के घोल दो, तो फिर उस पानी में वो मिल जाएगी। इसलिए जब भी पानी की जो बोतल होती है ना, बोतल में पहले पानी भरा जाता है, ऊपर से उसमें प्रेशर से क्या दी जाती है? हवा दी जाती है, और तुरंत उसमें क्या लगा दिया जाता है? ढक्कन लगा दिया जाता है, तभी वो हवा उसमें बंद रह सकती। समझ पा रही मेरी बात? क्या कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि द्रव में कोई विलेय पदार्थ घोलेंगे तो उस पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। लेकिन अगर द्रव में क्या घोलेंगे? गैस घोलेंगे, तो फिर दाब का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में गैस द्रव में घुल जाएगी। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो? जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ही ज्यादा गैस का घुल जाएगी और पानी में। समझ में आ रही कि बात नहीं आ रही? किसी द्रव में किसी गैस को विलेयता पर दाब का अधिक प्रभाव पड़ता है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और दाब कम करने पर विलेयता घटती है। लेकिन ज्यादा काय में प्रभाव पड़ता है? अगर विलेय क्या है? गैस है। क्या है? गैस। अगर ठोस है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कभी प्रश्न बन जाए तो यही लगाना कि दाब का प्रभाव विलेयता पर क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? दाब बढ़ाने पर विलेयता अरे बढ़ती है, यही तो लिखा है, दाब बढ़ाने पर विलेयता। सो तो नहीं रहे हो ना, जग रहे हो ना। उदाहरण के लिए सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक दाब पर जल में विलेय हो जाती। पानी में जब हम क्या मिलाते हैं? CO2 मिलाते हैं, और बहुत दाब पर मिलाते हैं तो वो क्या होती है? विलेयता बढ़ जाती है, यानी और ज्यादा CO2 घुल जाती। समझ में आई बात? ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो विलेयता पर ताप का प्रभाव। क्या प्रभाव? दाब का सही में आ गया। विलेयता पर क्या प्रभाव है? दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, कम करने पर विलेयता कम होती। अच्छा पूछें कि बताइए विलेयता, क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए कि बताइए विलेयता पर दाब का प्रभाव
के संबंध में निम्न कथन सत्य है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और फिर आपको लंबे लंबे ऑप्शन दे दें। ऑप्शन ए दे दें कि ताप, ऑप्शन नंबर ये कि यदि विलेय द्रव है, यदि विलायक द्रव है और विलेय कोई ठोस है तो इस पर दाब का प्रभाव अधिकतम पड़ता है। ऐसा अगला ऑप्शन दे दें कि यदि विलेय द्रव है, अब विलायक द्रव है और विलेय गैस है तो उस पर दाब का प्रभाव अधिकतम पड़ता है। फिर यह दे दें यदि विलायक द्रव है, विलेय ठोस है तो उस पर प्रभाव जो है बराबर पड़ता है। ऐसे कुछ भी मतलब ऑप्शन बना दें वो जो भी, तो आप समझ कर तो लोगे ना। वहां पर आप इतना दिमाग में रख लो कि विलेय जब ठोस होगा तो प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन विलेय जब गैस होगा तो दाब का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो क्वेश्चन सिंपल सा आया कि बताइए दाब का प्रभाव विलेयता पर कैसा पड़ता है, तो आप लगाएंगे दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती और दाब घटाने पर घट जाती। ऐसे ही ताप बढ़ाने पर विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती। देखो ये उल्टा हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा था, गैस संदर्भ में था, दाब काय के संदर्भ में बात हो रही थी, गैस संदर्भ में। गैस में दाब बढ़ाने पर विलेय ज्यादा घुल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थ ज्यादा घुल जाएगा। शक्कर या नमक को आप और ज्यादा घोल सकते हो, कब, जब उसको गर्म कर दो पानी को। द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है, घटती। अगर आपने गर्म कर दिया ना पानी को, पानी जितना ठंडा होगा उतनी ही ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल पाएगी। अगर आपने गर्म कर दिया ना तो फिर उतनी CO2 नहीं घुल पाएगी। क्यों नहीं घुल पाएगी, क्योंकि वो गैस का आयतन बढ़ जाता है, गैस पूरे में फैल जाएगी। ताप बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन गैसों का बढ़ता है। इसलिए याद रखिए कि विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है कि यदि विलेय ठोस है तो विलेयता बढ़ जाएगी, यदि विलेय गैस है तो विलेयता कब, ताप बढ़ाने पर। कब, ताप बढ़ाने। क्लियर है ना। अब देखिए मैंने कहा कि जो विलयन होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। समांगी विलयन किसे बोलते हैं भाई, समांगी विलयन जो होते हैं ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं और उनकी साद्रता एक समान या समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नमक और पानी का मिश्रण, नमक और शक्कर का मिश्रण, नमक और अल्कोहल का मिश्रण, या पानी और अल्कोहल का मिश्रण। बात को ऐसे समझिए कि जो मिल के दो जिसमें एक जान हो जाएं, जिनको अलग आसानी से ना कह सके, जो अलग ही ना दिखें, वो क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण। विषमांगी क्या कहलाते हैं, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों, मिश्रण तभी होगा और उनकी साद्रता एक समान ना हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे आप रेत और पानी का मिश्रण, अगर पानी में तो मिट्टी घोल दो, पानी में तुम रेत घोल दो तो उसे कण अलग ही दिखाई देंगे, आसानी से जिन्हें अलग किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, विषमांग। समांगी समान अंग हो जाएं, विषमांगी अलग अलग रहें। कणों के आकार पर अगर मैं कहूं कि भाई कोई विलयन समांगी विलयन है, तो कणों के आकार पर मैं कहूं आपसे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो कणों के आकार पर ये तो हमने देख लिया था, एक जैसे अंग हैं तो समांगी, घुल के एक जैसे हो जाएं विलय विलायक तो समांगी, और अलग अलग बने रहें तो विषमांगी। रेत, पानी में रेत के कण अलग ही दिखाई देंगे हमको, या धूल मिट्टी घोल दो अलग ही दिखाई देगी, लेकिन पानी में शक्कर घोल दो तो दिखाई अलग से नहीं देगी। इसलिए समांगी है पानी और शक्कर का मिश्रण, और पानी और रेत का मिश्रण कैसा है, विषमांगी। लेकिन उसमें जो अगर हमने किसी पानी में कोई विलयन कोई मटेरियल घोल दिया है, विलय विलायक को मिला दिया और विलयन तैयार हो गया, अब उसमें जो घोला हुआ मटेरियल है उसके कण कितने बड़े बड़े हैं। कणों के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। क्या के आधार पर, कणों के आधार पर, जो कण होते हैं पार्टिकल्स, उनके आधार पर कणों के आकार पर मिश्रण कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं, एक होता है निलंबन, एक होता है कोलाइडी, एक होता है वास्तविक विलयन। कणों के आकार के आधार पर मिश्रण तीन प्रकार के होते हैं, निलंबन, कोलाइडी, विलयन। ठीक है। अब देखिए ये जो दो हैं, एक है हमारा क्या, निलंबन और एक है कोलाइडी।
इनमें कणों की संख्या थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। अकेला विलयन ही क्या होता है, समांगी होता है। क्या होता है, समझ गए। लेकिन ये तीन टाइप क्या के आधार पे हैं, कणों के आकार के आधार। निलंबन, कोलाइडी, विलयन। निलंबन, कोलाइडी, विलयन। अंग्रेजी नाम भी लिख रहे हैं अगर दिक्कत आ रही हो तो। निलंबन, कोलाइडी, विलयन। निलंबन कोलाइडी कैसे होते हैं, विषमांगी। और विलयन कैसा होता है, समांगी। मतलब क्या समझ रहे हैं कि इनमें कण कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इसमें कण बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। अब आपको कितने बड़े कण होते हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या कि निलंबन की। देखिए निलंबन मतलब कण बड़े हैं। कण कैसे हैं, बड़े हैं। और कोलाइड में भी कण थोड़े से बड़े हैं, विलयन में सबसे छोटे हैं। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, तो पहला पॉइंट तो आप यही याद रखो, निलंबन कैसा मिश्रण है, विलयन। इसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है, किंतु माध्यम की समष्टि से निलंबित रहते, मतलब डूब जाते हैं उसमें। जैसे कि गंदा पानी, उसमें अलग ही दिख रहे हैं कण हमको गंदे पानी में, मतलब मिट्टी वगैरह मिली है। या वायु में क्या है, हवा में क्या मिल रहा है, धुआं मिल रहा है, तो ये अलग ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हवा में धुआं है, धूरा उड़ रही है तो विलयन ही ना। गैस में क्या मिल गया, हवा में क्या मिल गया, धूरा मतलब क्या है, ठोस। धूल क्या है, ठोस है ना, काय मिल गई, हवा में मिल गई। निलंबन के गुण, इन्हें ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि आंखों से देखे सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। जब भी प्रकाश की किरण इनमें से गुजरेगी ना तो चारों तरफ फैल जाएगी। आपने कभी देखा वो घर में से कहीं छेद, छत में छेद हो रहा हो, ऊपर से हवा वो निकलती है, किरण आती है प्रकाश की, तो हमें उसमें एक लाइन सी दिखाई देती है, उसमें हमें धूल कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना। या आपने कभी देखा हो गाने, जैसे ये इसे हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इन कणों के वजह से प्रकाश जो है पूरे में फैल जाता है। ये तो क्या है, पेड़ है, पेड़ों के बीच से प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये प्रकाश पूरे में हमको फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या होता है समझ गए आप लोग। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि कणों में टकराकर प्रकाश चारों तरफ फैल जाए, उसे क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। तो भाई कभी प्रश्न बन जाए कि निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, हाँ ठीक है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दिखाई देता है, चारों तरफ दिखाई देते हैं। सबको समझ में आ गया क्या ये बात। दूसरा, इसे शांत छोड़े देने पर ये कण नीचे बैठ जाते हैं। अगर आपने मिट्टी घोल दी है पानी में तो आप छोड़ देंगे तो मिट्टी जमीन पे बैठ जाएगी। निलंबन का मतलब ही होता है डूबना। क्या होता है, डूबना। अर्थात ये कैसा है, अस्थायी होते हैं। इन कणों को छानन विधि द्वारा अलग किया सकता है। क्या कर सकते हैं अपन, अगर कपड़ा से, छन्नी से छान के उस गंदे पानी को साफ कर सकते हैं, मिट्टी को अलग कर सकते हैं। देखिए कणों का आकार कितना होता है, कणों का आकार होता है 10⁻³ से 10⁻5 सेंटीमीटर। जितना मतलब 10⁻³ मतलब कण कैसा है, बड़ा। 10⁻5 कण कैसा है, छोटा। 10⁻8 कण और छोटा। जितनी घात बढ़ती जाएगी कण उतना ही छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये मत समझना कि मतलब 3 छोटा है 5 बड़ा है, नहीं। 3 वाला कैसा है, बड़ा कण है, और 5 वाला उससे छोटा कण। तो जो निलंबन जो होता है मिश्रण, उसमें जो कण होते हैं उनका आकार कितना होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। निलंबन कैसे होते हैं, अस्थायी, तलहटी में बैठ जाते हैं। कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बिना किसी हमें सूक्ष्मदर्शी के, टेलीस्कोप उसके हम देख सकते हैं। निलंबन के कणों को छनन पात्र मतलब फिल्टर के द्वारा, छन्ना, छन्नी और चर्म पत्र के से नहीं गुजर पाते। मतलब ये अगर आप इन्हें छानोगे तो ये छन के अलग हो जाते हैं, पानी पानी निकल जाएगा, कण वहीं ऊपर रह जाएं। इनमें टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। ये होता है टिंडल प्रभाव। समझ गए आप लोग। अब इसके बाद में क्या आता है, कोलाइड आता है। यह भी कैसा है, यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, कोलाइड विलयन की व्यवस्था में विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन कणों के आकार के मध्यवर्ती होता है। देखिए समझ रहे हो कि निलंबन के कण कैसे हैं, बड़े हैं, और सबसे छोटे किसके हैं, विलयन के। किसके हैं, विलयन के। तो बीच में कौन आ जाएगा हमारा,
तो हम क्या कह सकते हैं कि निलंबन के कणों से छोटे कण हैं कोलाइड के, और विलयन से बड़े कण हैं। ठीक है, वास्तविक विलयन और विलयन के कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है, जैसे कि दूध, स्याही, बादल, कुआसा, रक्त। अगर आप देखोगे दूध में बहुत से कण घुले हुए हैं, स्याही में अगर आप उसे गौर से देखो अलग दिखाई देते हैं, कुहासा, बादल, रक्त है, हमारा खून है, खून में क्या होते हैं, कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पर हमको दिखाई नहीं देते आंखों आंखों से। लेकिन अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे, नहीं दिखेंगे? जब उसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो हमको वो आरबीसी भी दिखाई देंगी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी देखेंगे, दिखाई देंगे, नहीं दिखेंगे? कोलाइड गुण क्या होते हैं? कोलाइड प्रायः अर्ध पारदर्शी या अपारदर्शी होते हैं। इनके कणों का आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -5 सेंटीमीटर के बीच है। 10 की घात -5 तक, 3 से 5 तक भाता, और 5 से 7 तक यहाँ है, और 7 से ऊपर कायम पहुंच जाएगा बिलियन में, क्योंकि घात बढ़ रही है, आकार छोटा हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि घात कायम है, माइनस में है। बार बार क्लियर कर रहा हूं मैं। कोलाइड के कण छन्ना पत्र के आर पार जा सकते हैं, मतलब इनके अगर आप चाहोगे खून को आप जो है या दूध को आप छान के किसी कपड़े में से छान के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को अलग कर लो तो वे अलग नहीं होंगे, तो उसके साथ ही छन जाएंगे। जबकि हम देख रहे थे निलंबन में क्या हो रहा था कि छन्ना के द्वारा छान रहे थे, तो उसके धूल के कण वगैरह, कण थोड़े से कैसे थे, बड़े थे, तो अलग हो रहे थे। समझ में आ रही क्या मेरी बात? पर इसमें आप छानोगे तो संगे ही छन जाएंगे। ठीक है, इन्हें शांत छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठते, अर्थात ये कण कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, और आप देखो कणों का आकार क्या है, 10 की घात 5 से 10 की घात 7 सेंटीमीटर, ये तो याद हो ही गया। 3 से 5, 5 से 7, और 7 से ऊपर या 8 से ऊपर, -8 से ऊपर क्या काय में आएंगे, बिलियन में। समझ में आ रही क्या मेरी बात? कोलाइड कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रक्त के में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हम नहीं देख सकते हैं। दूध में जो कण हैं, वसा के कण हैं, प्रोटीन कण, उन्हें हम नहीं देख सकते। बादल में पानी भरा हुआ है, हमको दिखाई नहीं देगा। कोलाइड कणों को छन्ना पत्र से गुजर जाते हैं, परंतु चर्म पत्र, एक मतलब बहुत ही बारीक पत्र होता है, चर्म पत्र, बहुत बारीक फिल्टर, इसे क्या बोलते हैं, चर्म पत्र, उससे ये नहीं गुजर पाते। यानी इसको यदि कणों को अलग करना है तो हम चर्म पत्र में छान कर कणों को अलग कर सकते। इनमें टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए रक्त, दूध, बादल, ये हम समझ गए। और हम इसे याद रख लेना, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसे हम साधारण, याद रख लेना, साधारण सूक्ष्मदर्शी से, कैसे, साधारण सूक्ष्मदर्शी से इसे हम देख सकते हैं। सामान्य सी सूक्ष्मदर्शी है ना, उसी से हम इसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं काय की, वास्तविक विलयन की। तो वास्तविक विलयन जो होता है उसमें कणों का आकार 10 की घात -8 सेंटीमीटर या इससे भी कम। इससे कम मतलब क्या, 10 की घात 9, 10 की घात 11 जो कुछ है ना, समझ रहे हो, इससे कम होता है। और ये विलयन के कणों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती, जबकि हम कोलाइड के कणों को देख पा रहे थे कैसे, साधारण सूक्ष्मदर्शी से, और जबकि टिंडल के कणों को अपन नंगी आंखों से ही देख पा रहे थे। पर विलयन के कणों को हमको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, बहुत हाई पावर की सूक्ष्मदर्शी चाहिए। सही में आ रही बात? विलयन के कण छनन पत्र और चर्म पत्र से भी गुजर जाते हैं। इन्हें आप चाहो तो छान के किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया सकता। काय की बात कर रहे हैं, विलयन की बात कर रहे हैं, वास्तविक विलयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता, जबकि आप देख रहे थे काय में, निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई दे रहा था, और इसमें कोलाइड में टिंडल प्रभाव दिखाई दे रहा था। और टिंडल प्रभाव तुम समझ ही गए हो, जब प्रकाश की किरण कणों से गुजर के छिटक जाए, फैल जाए, उसे क्या बोलते हैं। समझ में आ रही क्या बात? जिसमें टिंडल प्रभाव भी दिखाई नहीं दे। जैसे उदाहरण के लिए पानी, नमक या पानी, चीनी का मिश्रण। यदि पानी को नमक में घोल दो या नमक को पानी में घोल दो या शक्कर को पानी में घोल दो, तो जो बन के तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। सही में आ गया आपको तीनों चीजें? क्लियर है भाई? विलयन दो प्रकार के होते हैं, समांगी, विषमांगी। समांगी विलयन किसे कहते हैं? समांगी विलयन जिसमें दो जिसमें एक जान मिलके घुल के एक जैसे हो जाएं। और विषमांगी विलयन किसे कहते हैं?
जिनके कण उसमें पूरी तरीके से मिले ना। कणों के आकार के आधार पर विलयन कितने प्रकार होते हैं? मिश्रण 3 प्रकार होते हैं। पहला निलंबन, दूसरा कोलाइडी और तीसरा विलयन। सबसे बड़े कण काय के होते हैं? निलंबन के, जिनका साइज होता है 10⁻³ से 10⁻5 सेंटीमीटर। कपड़े छन जाते हैं, है ना, आंखों से दिखाई देते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं पानी में रेत के कणों का घोलना। ठीक है, दूसरा था हमारा क्या? कोलाइड। कोलाइड क्या होते हैं? इनमें कणों के आकार 10⁻5 से 10⁻7 होता है। इनके कणों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, पर साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। सुन लेना ध्यान से, इन्हें हम साधारण छन्नी से छान के अलग नहीं कर सकते, पर चर्म पत्र से छान के अलग किया सकता है। इनमें भी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए रक्त है, दूध है, बादल है, ये सब क्या होते हैं? ये सब कहलाते हैं क्या? ये सब कोलाइड कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। और तीसरा हमारा है विलयन। इनके कण बहुत ही छोटे होते हैं, 10⁻8 से कम इनका आकार होता है। ये नग्न आंखों से या साधारण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सही में आ रही है? और फिर इन्हें में टिंडल प्रभाव भी दिखाई नहीं देता। और ये चर्म पत्र या कपड़े के छन्ने से, फिल्टर से अलग इन्हें नहीं किया सकता। उदाहरण के लिए पानी में चीनी का या नमक का घोल। क्लियर हो गया? चलो भैया, अब हम देखते हैं कुछ कोलाइट के प्रकार। काय की बात कर रहा हूं? कोलाइट। हमारे दैनिक जीवन में हम अनेकों कोलाइट्स के उपयोग करते हैं। अनेक कोलाइट्स हमको दिखाई देते हैं। कोलाइट समझ तो गए ना, तो बीच वाला होता है कोलाइट। अब देखिए क्या है, ये है परिक्षिप्त अवस्था। मतलब क्या है? इसमें हमें घोलना है। काय में? ठोस में या फिर द्रव में या फिर गैस में। जिसमें घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? परिक्षिप्त अवस्था। ये इंग्लिश में लिखा है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है। जिसमें घोला जा रहा है। और जो कण घुले हैं, जो घुला है, उसे बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, आप देखो ना, अगर मैं धुआं को देखूं या कोहरे को देखूं, तो धुआं में मात्रा ज्यादा काय की है? गैस की है। और उसमें क्या घुला हुआ है? ठोस। ठोस क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। यही है ना? बात सही में आ रही है? अरे ठोस क्या है? कार्बन। तो क्या बना वो? एरोसोल। जैसे मैंने कहा कोहरा है, क्या है? कोहरा। कोहरा में क्या है? धूल के कण। गैस में क्या घुला हुआ है? ठोस। क्या है? ठोस है क्या? धूल के कण। क्या है? धूल के कण, धूल कण। यानी कि ये माध्यम है, इसमें घुलना है और घुलेंगे ये। गैस में ठोस को, द्रव में ठोस को, ठोस में ठोस को। तो पहले हमने बात करी काय की? गैस की। तो गैस में ठोस को घोला तो क्या कहलाएगा? एरोसोल। उदाहरण क्या है? अब आप याद ऐसे करना कि अगर परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है। और परिचित प्रावस्था क्या है? ठोस है। तो भैया आप ये बताइए हमें कि ऐसे उदाहरण को क्या कहेंगे? एरोसोल। या फिर उदाहरण क्या है? धुआं और कोहरा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? अगर हो रहे हो तो दिमाग को शांत कर लो, एक बार फिर सोच लो। शुरू में मैंने आपको वैसे बता दिया था। परिक्षेपित माध्यम मतलब क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? जिसमें चीजों को घोला जाता है। और परिचित प्रावस्था क्या होता है? जो चीज घोली जाती है। तो भैया जब गैस में ठोस को घोलेंगे तो क्या कहलाएगा? एरोसोल। या ऐसे कह दूं कि परिक्षेपण माध्यम गैस और परिचित प्रावस्था ठोस है तो क्या कहलाएगा? एरोसोल। धुआं और कोहरा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है। क्या है? परिक्षेपण माध्यम है भैया द्रव। उसमें घोला जा रहा है, क्या घोला जा रहा है? ठोस घोला जा रहा है। क्या घोला जा रहा है? ठोस। तो जो बनेगा मटेरियल उसे कहेंगे केवल सोल। क्या कहेंगे? सोल। तो रबड़ सोल, स्वर्ण सोल। रबड़ सोल, रबड़ जो होती है वो क्या होती है? द्रव में क्या घोल दिया? ठोस घोल दिए। पानी जो दूध था उससे बनती है रबड़।
लिक्विड था उसमें हमने और मटेरियल मिला मिला करके क्या बना दिया, रबड़ बना दिया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि अगर परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस, तो ठोस में क्या घोलना है, ठोस को ही घोलना है। अब दोनों ही चीजें ठोस हैं तो क्या बनेगा, ठोस सोल। सभी प्रकार की मिश्र धातु, चाहे तो तांबा हो, अब वो पीतल हो, अब पीतल क्या है, मिश्र धातु है ना, जो काय से बनी है, तांबा और तांबा और तांबा और पीतल, तांबा और टिन मिलके क्या बनता है, पीतल। स्टेनलेस स्टील है, नोट्स में आपके में दी है, पेज नंबर 18 पर देख लो, 19 मिश्र धातुएं दी हैं, तो मैंने याद करने भी दी थी आपको, देखो 18-19 पे जो मैंने होमवर्क दिया वहीं पर नीचे दिए मिश्र धातुएं। काय से कौन सी धातु बनती है, दिए नीचे, अभी होमवर्क दिया है 20 नंबर पे, 20 नंबर वाले पेज पे, 20 नंबर वाले पेज पे नहीं दिख रहा है? अब पता आप लोगों को शायद ये भी याद होगा कि मैंने एक दिन आपको याद करने भी दी थी ये, उसके बावजूद भी आप लोगों की ये कंडीशन होती है कि आप लोगों को पता नहीं कि भाई पीतल काय से बन रहा है, कांसा काय से बन रहा है, स्टेनलेस स्टील काय से बन रहा है, जर्मन सिल्वर काय से बन रहा है। तो ये भैया आपको याद होनी चाहिए। चलो आज तो नहीं दे रहा हूँ मैं होमवर्क, तुम वैसे पढ़ लेना अपने साथ पढ़ना चाहो तो, पर कल से हम वैसे ही धातु पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद करने देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एक बार फिर दे दूंगा, क्या करूं, मेरा तो काम ही है, बता रहा हूं बार बार। तो सभी प्रकार की मिश्र धातु क्या कहलाती हैं, ठोस सोल, क्या कहलाती हैं। अब देखिए, अब हमने कहा अभी तक हम क्या परीक्षित प्रावस्था क्या ले रहे थे, ठोस, अब क्या ले रहे हैं हम, द्रव। अब माध्यम क्या है, गैस, और अवस्था क्या है, द्रव। गैस में यदि किसे घोल दूं मैं द्रव को तो क्या बनेगा, एरोसोल, क्या बनेगा, एरोसोल। देखो अभी हमने क्या किया था, गैस में ठोस में क्या घोला था, गैस, तब भी क्या बना था, एरोसोल। और अभी हम द्रव में क्या घोल रहे हैं, गैस, तब भी क्या बन रहा है, एरोसोल। जैसे क्या है, द्रव में क्या घोल रहे हैं, गैस, हाँ गैस में द्रव्य घोल रहे हैं, गैस में द्रव्य घोल रहे हैं, ठीक है, उल्टा बोल दिया। तो क्या बन रहा है, एरोसोल। जैसे क्या है, धुंध है या बादल है या धुआं है, ये धुंध बादल। अब अगर आप देखोगे बादल को देखोगे तो बादल है, बादल में मेन चीज तो गैस है, तो उसमें क्या घुला हुआ है, साथ में द्रव घुला हुआ है। अरे पानी क्या है, बादल में पानी होता है ना, होता है कि नहीं होता है। धुंध है, उसमें भी क्या है, पानी ही बाष्प के रूप में, ठीक है। तो ये क्या है, एरोसोल। देखो, और यदि द्रव में द्रव घोला जाए तो क्या बनेगा, पायस, एमल्सन। जैसे कि दूध है, रक्त है, पेंट है, और दूध में या रक्त में, भाई पानी जो है रक्त में है, रक्त में क्या घुला हुआ है, रक्त में हमने देखा है कि उसमें प्लाज्मा भी घुला हुआ है और भी लिक्विड, बहुत सारी चीजें, लिक्विड में ही लिक्विड मिला है, तो क्या कहलाता है वो, पायस कहलाता है। क्या कहलाता है, पायस। यदि हमने कहा ठोस में द्रव घोला जाए, ठोस में द्रव, मात्रा काय की ज्यादा है, ठोस की, उसमें ऊपर से क्या मिला रहा हूं मैं, द्रव, तो आपने इसे कहते हैं जेल। क्या कहते हैं, जेल। तो आपने देखा होगा ना, जैसे कि क्या होता है अपना, पनीर होता है, पनीर है, या फिर क्या कहता हूं मैं, मक्खन है, या आपने अपना पेस्ट देखा होगा, वो सभी क्या होते हैं, जेल के आकार के होते हैं। जेल मतलब समझ रहे हो, जो ना लिक्विड है ना ठोस है, एकदम बीच की अवस्था। तो जब क्या है, माध्यम क्या हो, ठोस, और अवस्था क्या हो, द्रव, तो मटेरियल क्या बनेगा, जेल। अब देखो फिर क्या आ जाता है हमारा, प्रावस्था, गैस। अब हम क्या है, गैस को मिलाएंगे, माध्यम क्या है, वही गैस, द्रव, ठोस, बस। अब गैस में गैस को मिलाओगे तो गैस में तो गैस मिली है, कुछ बनने ही नहीं है। ये हमारा वायुमंडल है, इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सारी गैसें आपस में मिल रही हैं, कुछ अलग से मटेरियल बन रहा है क्या, भाई गैस में गैस मिलेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो गैस में गैस मिलने का कोई मतलब है नहीं।
लेकिन हमने कहा साहब द्रव में गैस मिलेगी, द्रव में गैस मिलेगी तो क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा। काय में, द्रव में। द्रव मतलब पानी ज्यादा है, उसमें क्या मिला रहे हैं, गैस। जैसे मैंने मैंने एक काम किया, मैंने लिया पानी लिया, और पानी में मैंने डाल दिया एक मुट्ठी, क्या डाल दिया अपना, वो डाल दिया निरमा। क्या डाल दिया, निरमा, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर। जब भी निरमा उसमें डालेंगे तो उस डिटर्जेंट पाउडर से क्या निकलती हैं, गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, बहुत सारी। और वो गैसें से क्या बनता है, फसूकर। क्या बनता है, फसूकर। फसूकर कोई क्या कहा जाता है, फोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोम, झाग। क्या कह सकते हैं, झाग। तो वो झाग वास्तव में है क्या, द्रव में क्या मिला हुआ है, गैसें मिली हुई हैं। क्या मिली हुई हैं, द्रव में क्या मिली हुई है, गैस मिली हुई है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म। जैसे पानी में सर्फ, सर्फ माने वही निरमा, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है, ठोस में यदि क्या मिलाई जाए, गैस मिलाई जाए, तो ये क्या बनेगा, ठोस फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, ठोस। जैसे द्रव में हमने क्या मिलाया था, गैस मिलाई थी, तो क्या बना था, फसूकर। द्रव में क्या मिलाई थी, गैस मिलाई थी। ऐसी इस पर हम क्या कर रहे हैं, ठोस में गैस मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, अगर किन्हीं पत्थरों के बीच में हवा को फंसा दिया जाए, कोई ठोस चीज है उसमें, तो वो एकदम मतलब फॉर्म टाइप ऐसा हो जाएगा, पुल, कम वजन वाला पत्थर हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, ठोस फॉर्म। जैसे ये होता है प्यूमिक स्टोन होता है। क्या होता है, प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन क्या होता है, उसमें बीच बीच में क्या भरी होती है, गैस से भरी रहती है। क्या भरी रहती है, पत्थर के बीच बीच में गैसों के बुलबुले हैं। बात सही में आ रही है। अपने नोट्स में भी दिया हुआ है ये, पीछे आप देखो शायद दिया है कैसा, नहीं दिया तो आप लोग लिख लेना। ये प्रकार है, देखो, एरोसोल, एरोसोल दोनों वो हैं। अलग से मतलब समझ आने के लिए अलग से और उदाहरण दे दिया आपको। देखो इसमें दोनों प्रावस्था लिखे, एक माध्यम कर लेना। दोनों परीक्षित प्रावस्था, परिक्षेपण, परिक्षेपण, हाँ ये है परिक्षेपण माध्यम। समझ रहे हैं मेरी बात। क्या हुआ था यहाँ पर, देखो वो एक वही कंडीशन है, इसमें अलग अलग से दे दिए। ये सारे क्या है, माध्यम। ये क्या है, प्रावस्था। एरोसोल कब कब बनता है, दो कंडीशन, जब गैस में द्रव मिले या गैस में ठोस मिले, ठीक है। फॉर्म कब बनता है, जब द्रव में क्या मिले, गैस। फसूकर बनता है, सेविंग क्रीम। एमल्सन या पायस कब बनता है, जब द्रव में क्या मिले, द्रव, दूध, फेस क्रीम या फिर रक्त। ठोस सोल कब बनता है, जब द्रव में क्या मिले, ठोस मिले, तो मिल्क ऑफ, मैग्नीशियम, रंग, स्याही। फोम कब बनता है, जब ठोस में गैस मिले, रबड़, ये नहीं, ये तो कुछ और था। परिक्षेपण माध्यम क्या था इसमें, माध्यम ठोस और प्रावस्था गैस। माध्यम ठोस, प्रावस्था गैस, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ठोस फॉर्म। क्या बोलते हैं, ठोस फॉर्म। क्या बनता है, प्यूमिक स्टोन बनता है। क्या बनता है, प्यूमिक स्टोन। इसी से पढ़ लेना आप, तो उसमें गड़बड़ मत करना, शायद भूल भी जाओ तो इसमें देख लेना। ये सारे माध्यम है भैया, ये सारे माध्यम है, और इनमें क्या घुल रही हैं, ये सारी चीजें घुल रही हैं, ठीक। अब ये तुम याद कैसे करोगे, हैं, हो जाएंगे ना याद, मोस्ट है भैया ये। समझ में तो आ गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, क्लियर है ना। ये सब क्या है, ये माध्यम है, और ठीक है,
वो चीजें इनमें क्या होंगी, घुलेंगी। जब गैस में ठोस घुलेगा तो क्या बनेगा, एरोसोल, धुआं कोहरा। जब द्रव में ठोस घुलेगा तो क्या बनेगा, सोल, स्वर्ण सोल, स्वर्ण सोल। जब ठोस में ठोस घुलेगा तो ठोस सेल, सभी मिश्र धातु। जब गैस में द्रव घुलेगा तो एरोसोल, धुआं और बादल। जब द्रव में द्रव घुलेगा तो पायस, धुआं दूध रक्त पेंट। ठोस में द्रव घुलेगा तो जेल, जैसे कि पनीर मक्खन पेस्ट। जब गैस में गैस घुलेगा तो कुछ नहीं बनेगा। जब द्रव में गैस घुलेगी तो फॉर्म, फॉर्म माने फंसूकर, पानी में सर्फ, और है ना। और जब ठोस में गैस घुलेगा तो कब बनेगा, ठोस फॉर्म, जैसे कि प्यूमिक स्टोन। ठीक है, ये हमारा विलयन हो गया कंप्लीट। ओके, कल मिलते हैं, अपन कल बात करेंगे।